मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा, शायद वो बुढ़ापे में दिमाग शायद उनका थोड़ा सा वो हो गया है, उनको रेस्ट करना चाहिए। 82 साल वो सुना नहीं पाया, अब क्या सुनाएंगे। मेरी पंचग्रामी से मेरा अपना अलग एक लगाव अटैचमेंट है, और यूँ तो हम रूटीन में मैं आता रहता हूँ। एमएलए बनने के बाद भी मेरे ख्याल 4-5 चक्कर मेरे लग चुके हैं। और उसी संदर्भ में पीछे जब मेरे यहाँ चक्कर लगे तो मैंने देखा कि यहाँ की हमारी पंचग्रामी में हमारे 4 गांव तो बिल्कुल ऑफ रूट पड़ते हैं, जहाँ आने जाने के लिए हमारी बेटियां जो कॉलेजेस में जाती हैं पढ़ने के लिए, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने पिछले दिनों आया, मेरी 2-4 बेटियां मिली मुझे, उनसे भी बात हुई, बुज़ुर्गों से बात हुई, मुझे इस बारे में चर्चा की, तो मैंने निर्णय लिया था कि एक बस यहाँ मैं चलाऊँगा। उसी सोच को आज पूरा करने के लिए मैंने इस पंचग्रामी से लगभग 12-13 गाँव से होती हुई गवर्नमेंट कॉलेज हिसार के लिए एक बस का यहाँ से आज शुभारम्भ किया है। और मैंने आज उस बस में बैठी हुई उन छोटी बहन बेटियों को, उनके चेहरे पे एक मुस्कान देखी है कि आज उनके मन में एक वो था कि भाई आज हमें ये बस मिलने के बाद एक सेफ्टी वे से और एक दृढ़ निश्चय के साथ वो जो है ना अपनी पढ़ाई को पूरा करने का लक्ष्य को लेकर उनके चेहरे पे एक चमक देखने को मिली। तो ये जो सरकार जो बड़े बड़े जुमले और जो सपने दिखाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो महज एक नारा मात्र है, एक जुमला मात्र है। मेरा प्रयास है कि उसको धरातल पे काम करके ऐसी सरकार प्रदेश में बने जो उन बेटियों को, नारी को वास्तव में सशक्तिकरण की ओर आगे लेके जाए। यही मेरा उद्देश्य है। आपने जो नई पार्टी का गठन किया है, क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव तक आप अपना संगठन खड़ा कर पाएंगे? क्या आपकी क्या योजना और कहीं से भी चुनाव लड़ाएंगे आप? बिल्कुल निश्चित रूप से एक अच्छे लोगों का संगठन खड़ा करना हो तो मैं कल सुबह तक संगठन खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन हरियाणा जन सेवक पार्टी का जो संगठन होगा, जो संगठन के जुड़े हुए लोग होंगे वो पढ़े लिखे लोग होंगे, युवा चेहरे होंगे, बुद्धिजीवी लोग होंगे, ईमानदार लोग होंगे, वो समाज के प्रति अपना दायित्व समझने वाले लोग होंगे। और ऐसे लोगों को, ऐसे किसान मजदूर के घर में पैदा हुए, उस तकलीफ़ को जानने वाले लोग होंगे और जन सेवा की भावना रखते हुए उस पार्टी के सिपाही बनकर उनको वो प्लेटफार्म दिया जाएगा जो ये बड़े दल और राजघराने सिवाय अपने चाटुकार और अपने गुलाम लोगों को वोट टिकट देते हैं, जिसकी वजह से ईमानदार पढ़े लिखे युवा ऊर्जावान और उस पीड़ा को, दर्द को समझने वाले और उसके लिए कुछ करने का जज्बा रखने वाले युवाओं को तो राजनीति का ये मंच आगे बढ़ने का नहीं मिलता। वो एक मौका हमारे इस हरियाणा जनसेवक पार्टी के माध्यम से हमने ऐसे लोगों से डिस्कस करके उन लोगों को साथ लेकर इस पार्टी का गठन किया है। और 1 नवंबर को जींद की धरती से 1 नवंबर हरियाणा डे के रूप में मनाया जाता है। उस 1 नवंबर 2023 को एक नए हरियाणा की नींव रखने का काम करेंगे और हरियाणा की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने का काम करें। आप देखेंगे उस 1 नवंबर की तरफ आज पूरा हरियाणा देख रहा है। 1 नवंबर को ऐसी रैली करके और ऐसा मैनिफेस्टो देंगे जो जनता के लिए होगा और जनता के अपने उनके बेटा बेटी ही उस मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए युवा चेहरे, पढ़े लिखे ईमानदार उस विधानसभा में पहुंचकर उस कार्य को करेंगे। वर्तमान भाजपा जसपा सरकार के बारे में आपका क्या राय है तथा आगामी चुनाव के बाद कांग्रेस दावा कर रही है कि उसकी लहर चल रही है, क्या हरियाणा जनसेवक पार्टी भी उसी लहर में शामिल हो जाएगी लोकतंत्र बचाने के चक्कर में? जिस तरह आप आज घोषणा कर रही है कि हमने लोकतंत्र बचाना है, जो कल तक कांग्रेस नेताओं को जेल भेजने की बात करते थे, आज उनके साथ गठबंधन में क्या हरियाणा जनसेवक पार्टी भी ऐसा ही करेगी? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, आज प्रदेश के अंदर मौजूदा सरकार भाजपा और जसपा की जो ये ठगबंधन की सरकार, जो लुटेरी सरकार है, जिससे आज प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और परेशान है।
अपने आप को लूटा हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कभी कभी इंसान जो भगवान जो है ना, उन्हीं के मुंह से कुछ कहलवा देता, आपने देखा होगा नहीं। और अब की बार जो अभी ये हाउस ख़त्म हुआ है, उस राजकुमार जो ठगबंधन का एक हिस्सा है, बहुत बड़ी इस प्रदेश को झूठ बोलकर और बड़े बड़े सपने दिखाकर जिसने भाजपा के खिलाफ वोट लेकर सत्ता में है, उस राजकुमार की माता श्री जो बारडा से विधायक है, उसने आपने देखा होगा खड़ी हो गए उस विधानसभा में खुद कहा कि लोग अब इस सरकार से जो है ना अपने आप को ठगा हुआ और लुटा हुआ महसूस करते हैं। मैंने उस बात को विधानसभा में उठाया था कि वास्तव में आज पहली बार भगवान ने इनके मुख से सच्चाई निकलवाई है। तो आज प्रदेश के लोग इस सरकार से ठगबंधन की लुटेरी जजपा भाजपा गठबंधन से परेशान हो चुके हैं। वो किसी भी सूरत में इसको सत्ता से बाहर करने की इरादा और एक वो रखते हैं। रात को सपने में भी इसके बारे में सोचते हैं। आज हालात ये है कि उसके सामने सिर्फ कांग्रेस नज़र आती है। हम 1 नवंबर को आज प्रदेश के लोग विचलित हैं, क्योंकि सामने जो कांग्रेस नज़र आ रही है उस कांग्रेस को 9 साल पहले हरियाणा प्रदेश के लोगों ने उसके कार्यशैली से परेशान होकर सत्ता से बाहर किया था और भाजपा के रूप में एक विकल्प देकर उनको सत्ता में लेके आए थे। आज वही है, लेकिन इस भाजपा ने उस कांग्रेस को जिसको लोग 9 साल पहले गाली दे रहे थे, उसको इससे अपने आप इनके कार्य से बेहतर कर दिया। तो लोग उसकी तरफ दे रहे हैं, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं। हम 1 नवंबर को इस प्रदेश को एक नया विकल्प देने जा रहे हैं और इस प्रदेश के ईमानदार युवा, ऊर्जावान, पढ़े लिखे, गरीब मजदूर, किसान के बेटे, छोटे व्यापारी, कर्मचारी के बेटे जो उस दुख और तकलीफ को जानते हो, उन ईमानदार चेहरों को लेकर इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस प्रदेश के युवा का भविष्य जो अंधकार में है, इस प्रदेश का किसान, गरीब, कमेरा वर्ग जो आज गर्दिश में जाता जा रहा है, इस प्रदेश के हर वर्ग, कर्मचारी, व्यापारी जो आज सरकार की नीतियों की वजह से अपने आप को त्रास्त और ठगा हुआ महसूस करें, उनको बचाने की नीतियाँ लेकर हम इस प्रदेश के लिए आगे बढ़े। रैलियों के इस दौर में एक रैली 2 अक्टूबर को होने जा रही, मेरी आवाज़ सुनो। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आखिर क्या सुनाना चाहते हैं? देखिए, मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे प्रदेश के बुजुर्ग, सम्मानित वृद्ध नेता हैं, तो उनको यही कहना चाहूँगा, शायद वो बुढ़ापे में दिमाग शायद उनका थोड़ा सा वो हो गया है, उनको रेस्ट करना चाहिए। 82 साल की उम्र तक वो सुना नहीं पाए, अब क्या सुनाएंगे, उसकी एज जा चुकी है। उनको अपने बुढ़ापे की तरफ अपने जाकर अपने बुजुर्ग में जाके विश्राम करना चाहिए। और अब इन बातों में कुछ नहीं रखा। इस उम्र में अब 82 साल तक वो कुछ नहीं सुना सके, इस उम्र में क्या सुनाएंगे। जो ब्रजेंद्र सिंह जी सांसद महोदय हैं जो जी, वो एक बीजेपी में भी है और ये चर्चा ये 2 अक्टूबर को कुछ घोषणा करने वाले हैं और वो देखिए, साथ में खड़े दिखाई ये लोग राजपूत लोग हैं, इन्होंने रॉयल्टी चौधरी छोटराम के नाम की बहुत खाली है। इन परिवारों को अब प्रदेश के लोग बख्शने वाले नहीं हैं। ये जितने परिवार थे, देवीलाल के नाम की रॉयल्टी, छोटराम के नाम की रॉयल्टी, भजनलाल के नाम की रॉयल्टी, बंसीलाल के नाम की रॉयल्टी, ये रॉयल्टियाँ अब लोगों ने बंद देनी कर दी हैं। और आप देखेंगे इस आने वाले 2024 में एक आश्चर्यजनक नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। शायद इन जो ये लुटेरे परिवार हैं जो आज राजकुमार बैठे, इनके ख़ानदान से और दूसरे खानदान जो छोटराम के नाम से वोट ले, इनके खानदान से शायद ही कोई अब की बार विधानसभा में कोई इनका परिवार से नहीं होगा। आज तक कितनी बस लगा दी आपने नई सुलह छात्रों के लिए? लगभग देखिए, आज 20वीं बस हमने चलाई है उकलाना से, और आने वाले टाइम में और भी जहाँ जहाँ मेरे माइंड में है, ये बसें सरकार का काम है। इससे पहले ये भी मैंने आपने कैदरम लगाई थी, वो भी गुंडुआ का काम था जी, और आज भी गुंडुआ के काम है। देखिए, आप ऐसा है, ये ऐसी सोच आपको नहीं करनी चाहिए। ये मैं जहाँ भी लगाता हूँ, लगा रहा हूँ ना, अपने घर से लगा रहा हूँ ना, तो आप उसको अदरवाइज लेके आप एक व्यक्ति को 36 बरादरी के हैं, वहाँ कोई कुंडू की बेटियाँ नहीं जाती, 36 बरादरी की बेटियाँ उसके अंदर पढ़ने जाती हैं। इस प्रकार की मानसिकता से बाहर निकलिए। ये भाजपा ने जो है ना हमें जातिवाद में इतना बांट दिया है कि हमें कहीं ना कहीं वहीं अटक के रह जाते हैं। सर, आपकी पॉलिटिक्स में जो महिलाओं को कितना स्थान मिलेगा सर, कितना प्रतिशत है जो उनको भी इलेक्शन लड़ने का आप प्रतिशत दोगे सर महिलाओं? देखिए, मेरे संगठन में कोई अच्छी बहन पढ़ी लिखी अगर इस प्रकार की इच्छा जाहिर करके हमारे साथ होगी, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी उसको आगे बढ़ाने के लिए।
सर जैसे अब बिल लेके आई है सरकार, भाजपा सरकार जी। बिल लेके आया और इलेक्शन है 2024 का सिर पे है जी। और इस टाइम ये बिल लेके आना 33% ये बिल महज एक लॉलीपॉप है, बेवकूफ़ बनाने का है। जो सरकार का, भाजपा का मंशा रहता है एक जो है लॉलीपॉप देने का और प्रैक्टिकल ना हो। ये जो बिल लेके आई हैं, पहली बात तो बिल अगर वो बराबरी की बात करते हैं, महिला को बराबरी की बात, तो आज प्रदेश के अंदर महिला जो है हरियाणा देश के अंदर लगभग बराबरी के स्थान पे पहुंच गई है। 48.8% महिलाएं जो है ना मेरे देश के अंदर उनकी परसेंटेज है। उस हिसाब से तो 50% होना चाहिए। फिर दूसरी बात, अगर इनकी मंशा इस बिल को लागू करने की थी तो अभी 2024 के अंदर लागू करते हैं। अब उसको प्री सीमन की बात करते हैं, 2031 में प्री सीमन होगा, तो ये तो 2034 के चुनाव में होगा। तो ये अपने आप में एक छलावा धोखा नहीं है क्या? आप इसको प्रॉपरली लागू करना चाहते, आपकी मंशा है, तो इसको और 1 साल पहले लेके आते और पूरे करके 2024 में इसको लागू करते। ये महज बेवकूफ़ बनाना और वोट की राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। सर आपके पास में किसान नेत्री पहुंची है, साथ में दिखाई देती है अक्सर, इसका आपकी पार्टी में क्या स्थान है? रीमन मेरी छोटी बहन है और पहले दिन से ये मेरे साथ, नेत्री नहीं, मेरी छोटी बहन। और एक बड़ी मुझे खुशी है इस बात की, मैं हर उसमें कहता हूँ, एक पढ़ी लिखी और उस समाज से जो डाउन टू अर्थ एक किसान, छोटे से किसान के घर में पैदा हुई बेटी है, उस तकलीफ़ों को, उस दर्द को, ये खुद भी बेरोज़गारी के उस दौर से गुजर रही है। इसने वो दर्द करके उसने युवाओं का दर्द और किसान का दर्द को समझती है। हमेशा किसान की लड़ाई में अग्रणी भूमिका में ये रही है। अनेकों वो करते हुए, अनेकों कष्ट झेलते हुए भी इसने दिन देखा ना, रात देखा ना, पूरा वो हर आज मेरे साथ, मुझे पता है कि रीमन को पता है कि बलराज भाई उसी दर्द और सोच को लेकर उस राजनीति को करना चाहते हैं। ऐसे ही पढ़े लिखे युवा उर्जानों को वो आगे बढ़ाकर वो राजनीतिक प्लेटफार्म देना चाहते हैं। तो मेरी बहन है, इसको बहुत बड़ा दायित्व, और इसका दायित्व तो अपने आप ही है, बगैर दिए ही ये इतना बड़ा दायित्व समझती हैं। हम तो दोनों बहन एक एक 11 बनकर एक मजबूती के साथ, आपने यात्रा में भी देखा होगा, इस सुबह से शाम मेरे साथ, कंधा से कंधा मेरे साथ होती थी, और अब भी आगे के उसमें भी। और अभी संगठन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो है इनको पद हम देने चाहें, संगठन के अंदर मजबूत जिम्मेवारी जिसको ये अभी से निभा रही है। वो तो एक मीडिया को और आपको देखने को ये पद है, लेकिन ये तो हर पद को अपना समझकर इस पार्टी की जो सोच हमारी है, जिस सोच को लेकर, जिस विचारधारा को लेकर हम बढ़े हैं, उस विचारधारा में पूर्ण रूप से मेरे साथ है।